ओके, चलो। तो अब क्वेश्चंस बताओ आप लोग, डाउट्स बताओ अपने। किए हैं क्वेश्चंस या नहीं किए हैं? मेरे पास एनसीईआरटी है, एलिमेंट्स तो है नहीं इस समय अभी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताओ कौन से हैं। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बताओ पहले 13.1 के। 9 और 13। 9, 13 एंड 15। ठीक। एक इसका एग्जाम्पल 7 है, वो भी कर लेना। तो पहले 9 देखो आप लोग। मदर फादर और सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। अच्छा, ई बाई एफ निकालना है इसका। ई क्या है? सन ऑन वन एंड, फादर इन मिडिल। तो मदर फादर और सन है, जैसे मदर फादर सन, 3 लोग हैं ना ये। तो अगर इसका हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे टोटल? टोटल 8 बनेंगे ना। जैसे ये वो वाला केस हो गया, जैसे कि आप किसी क्वाइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो 3 बार टॉस करने पे टोटल बनते हैं 8 केस। तो इसी तरह से इसके भी 8 केसेस बनेंगे ना। जैसे मदर, फिर मान लो फादर, फिर सन। तो ये इस तरह से आपका चेंज होते जाएंगे, तो टोटल कितने 8 केसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो ई इवेंट है, इवेंट क्या है? ई, सन ऑन वन एंड। सन ऑन वन एंड, तो वो वाले केस लो जिनमें सन वन एंड पर आए। वो कौन कौन से केस हो सकते हैं कि एक एंड पे सन आए, सन ऑन वन एंड? एक तो यही वाला केस है, एम एफ एस। दूसरा कौन सा केस बनेगा? एफ एम, ये भी तो बन सकता है, एफ एम एस। तीसरा, एस इधर आ जाए, एस एम एफ बन जाए, या फिर एस एफ एम बन जाए। ये 4 केस बनेंगे सन ऑन वन एंड के लिए, ई बनाए। अब हमारा एफ, एफ क्या है? फादर इन द मिडल। फादर को मिडिल में रखो। तो फादर को मिडिल में रख करके क्या बनेगा? फादर को मिडिल में रखें तो ये जो इवेंट बनेगी, ये वाला एफ और ये ई, ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो फादर इन द मिडिल, तो एक तो यही केस बन रहा, फादर इन द मिडिल। और एस एफ एम, एक ये केस बन रहा, 2 केस बन रहे। कोई और केस भी बनेगा? फादर इन द मिडिल, 2 ही केस बनेंगे। अब हमको चाहिए है एफ, पी ई वाई एफ। तो जैसा आप जानते हो, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू, तो ई और एफ में कॉमन कौन आएगा? यही आ रहा कॉमन, एस एफ एम। यही दोनों कॉमन आ रहे, एस एफ एम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? ई ई इंटरसेक्शन एफ की, ये हो गई। 2 इवेंट आए इसके अंदर, 2 सैंपल पॉइंट आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2। सैंपल स्पेस में टोटल आएंगे 8, तो 2/8। और पी एफ कितना हो जाएगा? तो ये भी तो कितना हो जाएगा? ये भी 2/8 हो जाएगा, तब तो 1 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है इसका बेटा? आंसर क्या है? आंसर 1 दिया हुआ है, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया ये? कोई डाउट है? तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, an instructor has a question bank consisting of 300 easy true false, 300 easy true false, 300 easy true false।
200 difficult true false. Difficult true false. 500 easy multiple choice. 400 difficult multiple choice. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? यानी हमें probability निकालनी है ई किसको मालूम है? easy question. easy question. It will be an easy question or given that it is a multiple choice question. Multiple choice question. Multiple choice question. And an instructor has a question bank in which 300 easy true false है, 200 difficult true false है, 500 each easy multiple choice है, easy multiple choice है ना, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को इसमें से सेलेक्ट किया गया और सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइंड करना है कि वो इजी क्वेश्चन है और जबकि हमको गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये गिवन है, तो हमने जो अभी तक करते आ रहे हैं हम, तो उसमें से अगर मैं ई तो वो ले लूं जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, यानी कि इजी क्वेश्चन को ई ले लूं और एफ जो गिवन है उसको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले लूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो तब हमको फाइंड करना है ई बाई एफ। तो ई बाई एफ में आप ये देखो, ई बाई एफ के लिए फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी एफ क्या होगा? अगर हम पी एफ की बात करें तो पी एफ को अगर फाइंड करना चाहें कितना होगा? पी एफ इजिकल टू, अब आप ये देख लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए वो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? 500 ही है, 400 ही है, टोटल 900 है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 900 में से कोई एक क्वेश्चन लेना होगा और अपॉन टोटल, ये तो हो गया ई एफ इजिकल टू एन एफ अपॉन एन एस होगा ना। तो टोटल कितने बने हैं? 3 और 2 5 और 5 10, 1400 है। 1400 में से एक क्वेश्चन लेना है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर हम ये एक क्वेश्चन हम फाइंड करें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, है ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 900 अपॉन 1400 होगी पीएफ। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है और टोटल क्वेश्चंस इजी और डिफिकल्ट सारे मिला करके वो 1400 है। अब हमें चाहिए होगा ई इंटरसेक्शन एफ। ई क्या चीज है? इजी क्वेश्चन। एफ क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे वो हो गया इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही तो हुआ। तो इजी मल्टीपल यानी इजी भी हो मल्टीपल भी हो, तो वो कौन से हैं? इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 है, तो ये कॉमन आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ई इंटरसेक्शन एफ ये हो जाएगी 500 अपॉन 1400 टोटल। अब इसको इस फॉर्मूले में डाल दें तो क्या बन जाएगा हमारा? E अपॉन एफ इज इक्वल टू 500 अपॉन 1400 अपॉन 900 अपॉन 1400, देन आंसर इज 5 अपॉन 9। चेक करो बेटा, पहले आंसर चेक करो, दोबारा देखो।
हमारे एक क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 इजी टू 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन क्वेश्चन इज इजी। इजी क्वेश्चन होना चाहिए और गिवन दैट कि दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So now we have to find PE by F. So PE by F is PE intersection F upon PF. तो हमें PF फाइंड कर लिया पहले हमने। F क्या चीज है? What is F? F मल्टीपल चॉइस है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से हैं? ये देख लो ना, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस कितने हैं? 500 ये है। These are 400. Now total 900. 900 MCQ है। इनमें से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो 900 C1। 900 में से वन क्वेश्चन को आप लेना है, तो 900 C1 टोटल केस बनेंगे 900 अपॉन, ये तो हो गए फेवरेबल केस, अपॉन टोटल केस। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 1400। 1400 में से आपको एक क्वेश्चन को लेना है, तो 1400 C1 ऐसे सेलेक्ट करते हैं। 1400 में से वन क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट? 1400 C1, तो यानी 1400। तो ये PF आ गया। नाउ हमको ये चाहिए E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब होगा कि E भी हो वो F भी हो। E यहाँ पर है इजी क्वेश्चन, F यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, इजी भी हो मल्टीपल भी हो। तो इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो इजी और मल्टीप्लाई, इजी और मल्टीपल कौन से आ गया? इजी और मल्टीपल आ गया 500। तो 500 में से आपने एक क्वेश्चन को लेना है, तो 500 C1 टोटल 1400 C1। फिर इसको फॉर्मूले में डाल दिया। क्या क्लियर होगी बात? अभी भी कोई डाउट है? अब करोगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई को फेंका, एक्सपेरिमेंट किया, उसमें डाई फेंका। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 आया, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा हो गया? या तो 3 या 6, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 3 और 6 कम अप, थ्रो द डाई अगेन, फिर डाई को फेंकना है। तो अगर सपोज करो 3 आया, फिर आप डाई को फेंक रहे हैं, तो डाई पे तो 1 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। तो 3 आया तो फिर डाई फेंका, तो अब 3 के साथ 1 हो सकता है, या 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 4 3 5 और 3 6। First time when you throw a die and 3 comes up, then you throw die again. So then cases will be 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और अगर 6 आया, तो then you also throw 6, you also throw die। अगर 6 आया तो तब भी फिर आप इसी को फेंकोगे, तो तब फिर यही केस बन जाएंगे। 6 2 से लेके कहां तक? 6 6 तक बनेंगे। If any other comes, toss a coin। इसके अलावा कोई नंबर, जैसे 3 के अलावा, 3 के अलावा 1 भी तो है। अगर आपका डाई पे 1 आ जाता, तो आपको क्या करना है? देन यू हैव टू टॉस अ क्वाइन। तो जब क्वाइन को टॉस करेंगे, देन मे बी हेड और टेल। तो हेड भी आ सकता है, तो तब 1 हेड 1 टेल, तब ऐसे बनेगा। इफ 2 कम्स अप, तो 2 के साथ हेड भी हो सकता है, 2 के साथ टेल हो सकता है। फिर 3 हो गया, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड। So these are the total sample points in the sample space।
इतने केसेस बनेंगे। तो ये आपका सैंपल स्पेस तैयार हो गया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज अ टेल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्वाइन शोज अ टेल। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसको आप इवेंट ई ले लो। ई बी द इवेंट दैट क्वाइन शोज अ टेल। ई बी द इवेंट दैट द क्वाइन शोज अ टेल। क्वाइन जो है, क्वाइन शोज अ टेल। ये इवेंट ई ले लिया जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो ई में कौन कौन से आएंगे केस? क्वाइन शोज अ टेल। कहां पर है क्वाइन जो टेल को शो कर रहा है? एक तो ये है 1t, दूसरा 2t और 4t, 5t। दीज आर द केसेस इन विच क्वाइन शोज टेल। ये वाले केस आ गए। अब आपको गिवन क्या है? गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। इसको एफ लेंगे। वन एट लीस्ट वन डाई शोज, एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। 3 किस किस में आएगा? 3 1 से लेके 3 6 आएंगे। इन सब में 3 आ रहा है। एक यहाँ पे 6 3 आएगा। ये हो गया एफ। बस यही केस आएंगे, और तो नहीं आएगा 3। यू हैव टू टेक दोज केसेस इन विच 3 इंक्लूडेड। 3 आ रहा है, उन्हीं केसेस को आपको लेना है जिनमें 3 आ रहा है, वो वाले केस लेने हैं। वो गिवन है आपको। तो ये एफ हो गया आपका। नाउ यू नीड ई इंटरसेक्शन एफ। तो इन दोनों में आप कॉमन देखो, ई और एफ में क्या कॉमन है? ई और एफ में दोनों में कॉमन क्या है बेटा? ई और एफ में कुछ कॉमन है? आदित्य राज, जीरो कॉमन है बेटा। जीरो कहाँ है इनमें बता? जीरो है कहीं? गौरव राज, तो जीरो कैसे कॉमन हो जाएगा बेटा? कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है उसको क्या कहते हो बेटा? कुछ कॉमन नहीं है उसके लिए फाई आता है, जीरो थोड़ी आता है। फाई आता है बेटा। तो ई इंटरसेक्शन एफ फाई हो गया। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। जिसका इंटरसेक्शन फाई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंटरसेक्शन फाई है तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और पी एफ, अब जो भी पी एफ होगा, है ना, कितना हो जाएगा पी एफ? ये है। कितने आएंगे इसके अंदर सैंपल पॉइंट? ये 6 और एक 7। 7 अपॉन समथिंग जो भी आएगा तो 0 ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी? 0। क्या आपको क्लियर होगी बात ये? हाँ, अब बताओ, नेक्स्ट बताओ, कौन सा बोल रहे हो? सॉल्व्ड एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी का। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। इफ द क्वाइन शोज हेड। आपने क्वाइन को टॉस किया और उस पे आ गया हेड। क्वाइन शोज हेड, तो टॉस इट अगेन। फिर टॉस करो। अगर हेड आया तो फिर टॉस किया तो दोबारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। फर्स्ट यू टॉस अ क्वाइन, हेड कम्स, देन टॉस इट अगेन। अब टॉस इट अगेन, देन यू कैन गेट हेड और टेल। पहले हेड आया था तो दूसरी बार में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दो केस बन जाएंगे। क्लियर? और अगर पहली बार में टेल आया, ये आ गया, पहली बार में टेल आ गया, बट इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। तो तब वो डाई आ जाएगा, डाई को फेंको।
तो तब केस बन जाएगा T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। इतने केसेस बनेंगे। पहले आपने क्वाइन टॉस किया, हेड आया, तो फिर क्वाइन को फेंका, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इफ टेल कम्स, तो देन थ्रो डाई। तो ऑन थ्रोइंग द डाई यू कैन गेट 1 2 3 4 5 6, ये केसेस बनेंगे। तो टोटल केसेस ये बन गया है, सैंपल स्पेस बन गया है। दिस इज सैंपल स्पेस। और इसके बाद find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में कौन से केस आएंगे? विच केसेस आर इंक्लूडेड इन विच डाई शोज ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन 5? ये दो केस है। तो ये हो गए दो केस, E5 हो गया एक तो, और दूसरा T6 हो गया। ये दो केस है। तो आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिसमें जो डाई है वो 5 से ज्यादा नंबर को शो कर रहा है। और गिवन क्या है? देयर इज एटलीस्ट वन टेल, ये गिवन है। यानी उसको एफ ले लिया जो गिवन है। देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो कम से कम वन टेल उसमें होनी चाहिए। तो वन टेल वाले कौन कौन से केसेस आ गए? ये है वन टेल के केसेस, HT, T1, है ना, और कहां तक ये T6 तक। दिस इज एफ, एफ इज द इवेंट। तो अब आपको बिल्कुल आसान हो गया, आपको E बाई एफ निकालना है। एज यू नो, टू फाइंड E बाई एफ आपको पता होना चाहिए PF और E इंटरसेक्शन एफ। तो E इंटरसेक्शन एफ भी बता दो, कौन आएगा E इंटरसेक्शन एफ में? यही दोनों आ जाएंगे, T5 आएगा और T6 आएगा। देयर विल बी टू केसेस। क्लियर हो गया? तो नाउ यू नीड PE इंटरसेक्शन F और PF, और देन यू कैन गेट योर आंसर। तो बेटा मुझे बताओ कि PE इंटरसेक्शन F क्या होगा? कितना होगा? 2/7 होगा। सबका आ रहा है? आदित्य राज बताना कितना होगा? आर्यंश 2/7, आदित्य राज 2/7, गौरव समर्पण 2/8। देखो बेटा, मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि आप लोग एक गलती कर रहे हो यहाँ पर, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपका ये वाले दो आ गए, ये T5 और T6 आ गया, T5 और T6 आ गया, टोटल सैंपल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो बन रहे हैं तो वो 8 है। टोटल सैंपल पॉइंट 8 है। तो ये अगर हमें दो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, T5 और T6, तो जनरली आप 2/8 कर देते हो ना। टोटल 8 है, उनमें से दो में से कोई सा एक लेना हो, ये दो ले रहे हो, है ना, तो 2/8 कर देते हो जनरली। आप यहाँ ऐसा नहीं करोगे, वो तब करते हैं। देखो मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, जैसे मान लो मैंने एक क्वाइन को, दो क्वाइन को टॉस किया, दो क्वाइन को टॉस दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो चार केस बनते हैं। ये चार केस बन गए, दो क्वाइन को टॉस करने पे चार केस बनते हैं हमारे। अब मैंने इसमें कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल होनी चाहिए। तो वन टेल, एटलीस्ट वन टेल किस में आ रही? एक टेल, एक टेल, ये दो टेल, तीन केस हो गए, और टोटल चार है, तो 3/4 लिख देते हो आप इसका, है ना। तो बेटा ये 3/4 इसलिए लिखा हमने कि जैसे ये वाला हेड है, ये भी हेड है, एक सैंपल पॉइंट है, चार सैंपल पॉइंट हो गए, तो इन चारों की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम है। कैसे?
जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो इसकी 1/2, इसकी 1/2, तो 1/2 1/2, ये कितनी आ गई 1/4। ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, ये भी 1/4 1/4 1/4, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ गई, है ना। तो अगर आपको इन तीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये तीनों को प्लस कर दो, 3/4 आ जाती है। ऐसा तब होता है जब ये सबकी प्रोबेबिलिटी सैंपल पॉइंट की सेम होती है। यहाँ पे हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है। लेकिन अगर किसी में ये प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो जाए सैंपल पॉइंट की, तब आप सीधा ऐसा नहीं कर सकते जैसा हमने यहाँ काउंट करके 3/4 कर दिया। अगर सपोज करो मैं एक एच यहां से हटा दूं, और अब अगर मैं ये पूछूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, कि अब प्रोबेबिलिटी बताओ आप इसमें दो टेल आने की या एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब ये चेंज हो जाएगा, एक हेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो अब ये 3/4 नहीं बनेगा, है ना। यही केस जो है वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप सारे सैंपल पॉइंट को चेक करो, जैसे ये वाला सैंपल पॉइंट है, तो इस सैंपल पॉइंट की इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, इसकी भी 1/4 होगी। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी T1 की, इसकी क्या होगी, टी टी की क्या हुई 1/6, और इसकी 1/2, 1/6 ये 1/2, तो टोटल होगी इसकी 1/12। ऐसे ही इसकी भी 1/12। तो यहां से आगे के जितने भी सैंपल पॉइंट हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी, और इन दोनों की 1/4 होगी। तो जो आप यहाँ पे कर रहे हो कि ये 2/7 कर रहे हो ना, ये दो आ रहे थे, ये 2/7 नहीं होगा। अब क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी कितनी है T5 की 1/12, इसकी कितनी है 1/12, तो अब होगी 1/12 प्लस 1/12, यानी कि 2/12 होगी। 2/12 मतलब 1/6। क्या ये बात क्लियर हो गई। और पी एफ क्या होगा, अब ऐसे ही पी एफ का होगा, पी एफ में भी 7 है ना टोटल, तो अब 7/, नहीं होगा ये 7/8 नहीं होगा। क्यों, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग है एच टी की है कितना 1/4, और बाकी की है 1/12। यहाँ से यहाँ तक सबकी 1/12 है, और टोटल ये छह पॉइंट है। तो या तो आप 6 बार इनको प्लस कर दो या इंटू 6 कर दो। हाँ, तो ये 6/12 हो गया। तो अब 1/2 और 1/4, ये 3/4 हो गया, ये पी एफ हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो देन नाउ यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। अब ये कितना आ जाएगा पी ई बाई एफ। अब आप ई बाई एफ फाइंड करोगे, ई इंटरसेक्शन एफ यानी 2/12 और अपॉन 3/4। सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया 2/9। तो आंसर इज 2/9। बात समझ में आ गई तुम्हारे। अगर आपके पास जितने भी सैंपल पॉइंट है उनको आप एक बार देख लो, सैंपल पॉइंट को एक बार देख लो कि उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम है या नहीं है। अगर सबकी सेम नहीं है, हाँ, अगर सबकी सेम नहीं है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते जैसा आप करते आए हो 10th क्लास में, यार इसमें जैसे कि 2/7 आपने कर दिया था, तब ऐसा नहीं करोगे। फिर क्या करोगे, अगर आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, उसके अंदर दो सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को प्लस करोगे।
इसकी आ गई 1/12, इसकी भी 1/12, 2/12 आएगी। ऐसे ही जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो इसके भी जितने भी सैंपल पॉइंट हैं उन सबकी अलग अलग जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उन सबको ऐड करोगे, इसकी 1/4 है, बाकी जितने पॉइंट हैं उन सबकी 1/6, 1/12 है, तो 1/12 इंटू 6 आएगी। तब आप उसको फॉर्मूले में रखोगे। कोई डाउट है इसमें? मतलब मेन बात इसमें यही है कि सैंपल पॉइंट को देख लो। समझ में नहीं आया? प्रॉब्लम बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम है, तभी तो समझा पाऊंगा। विशाल, प्रॉब्लम बताना, क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है? क्या चीज नहीं समझ पा रहा है ये बताओ ना, तभी तो उस चीज को मैं समझ पाऊंगा। हमें दो चीजें निकालनी है। ई बाई एफ के लिए हमें फॉर्मूले में चाहिए, एक तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और एक पी एफ चाहिए। दो चीजें चाहिए ना हमको। हमें दो चीजें, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो उनकी प्रोबेबिलिटी को मैंने कैसे बताया? अब पूछो क्या पूछ रहे हो, बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? इंटरसेक्शन समझ में नहीं आ रहा? तो इंटरसेक्शन तो ये हो गया ई और एफ, ये समझ में आ रहा है। T5 और T6 आया, ये कैसे आया? T5 T6 ये समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? इसके नीचे अब ये बताओ, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये टी है, टी की क्या होती है? टी होता है टेल। टेल, अगर किसी भी आप कॉइन को एक बार फेंकोगे, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2। और फिर 5 आ रहा है, तो किसी भी डाइस को फेंकने पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो टी और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इसकी 1/2 है, इसकी 1/6 है, तो 1/2 इंटू 1/6, 1/12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी, इसकी भी 1/12 होगी। कितने पॉइंट हैं? एक दो, दो पॉइंट है, 1/12 प्लस 1/12। क्योंकि ये भी हमारी थ्योरम होती है, जैसे +1 में भी की थी, कि जितने भी पॉइंट होते हैं, है ना, सैंपल स्पेस में जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। तो ये दो पॉइंट है, ये 1/12, ये 1/12, तो टोटल कितना हो गया प्लस करके? 2/12। अब क्या दिक्कत है? अब ऐसी एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। एफ कहाँ है? ये है। तो एफ में इसकी बताओ प्रोबेबिलिटी, एच और टी की। एच की 1/2, टी की 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितनी होगी? 1/4। फिर 1/4 होगी, प्लस इसकी कितनी होगी? T1 की। T1 की बताओ। 1/6, ये 1/2, 1/6, 1/12, 1/12 हुई ना इसकी। T1 की 1/12, फिर आगे T2 की 1/12, यहां तक 1/12। टोटल कितने हो गए? सबको प्लस कर दो, है ना। ये 1/4 है, ये 1/12 है, 1/12, 1/12 6 बार आएगा, तो ये आ जाएगा वो। ये शॉर्ट में लिख दिया था मैंने। दो ऑपरेशन समझा नहीं मैं, दो ऑपरेशन कैसे? नहीं, ये तो सैंपल पॉइंट के लिए है ना, चाहे दो ऑपरेशन हो कितने भी हो, सैंपल पॉइंट जो बन रहे होंगे, हर एक जो सैंपल स्पेस होता है उसमें हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अगर सेम नहीं होगी तो ऐसे ही होगा, उसका तरीका यही होगा। अगर सैंपल पॉइंट सेम है तो वो वैसे कर सकते हो जैसा आपने सीखा है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचा है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी।
मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। आप जानते हो कि पी ई बाई एफ इक्वल होता है इसमें पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो पी इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो एफ बाई ई। एफ बाई ई किसके इक्वल होगा? अगर एफ बाई ई होगा तो एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पीई, और पीई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया? पी ई एफ बाई ई। इसको अगर हम देखें तो ई और एफ, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ दो इवेंट है, तो ई और एफ के दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ का, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है ई एंड एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी, ई एंड एफ के होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये किसके इक्वल आ रही है? पी एफ। पी एफ क्या है? एफ के होने की। हाँ, पी और एफ, पी एफ का मतलब क्या है कि एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, और ई बाई एफ का क्या है? ई बाई एफ का मतलब हो गया कि ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ हो चुकी है, एफ हो चुकी है, एफ कोई इवेंट हो चुकी है तब ई हुई है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी। यानी अगर दो इवेंट हो रही हैं, तो दो इवेंट अगर हो रही हैं तो उनमें ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? पहले उसमें एफ हुई, एफ होने के बाद ई हुई, तो एफ की प्रोबेबिलिटी फिर ई की प्रोबेबिलिटी। और लेकिन ये बता रहा है पहले एफ हुई है फिर ई हुई है, एफ के होने के बाद ई हुई है ना? इसको हम अगर समझे एग्जाम्पल से, इसे मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना? मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब अगर इसके हम क्वेश्चन करें तो समझ में आएगा। देखो, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 white balls। 10 ब्लैक 5 white balls। 10 black 5 white balls। Two balls are drawn from the urn, one after the other without replacement। इसमें से दो बॉल निकाली गई हैं, दो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बॉल को निकाला गया फिर दूसरी निकाली गई और वापिस नहीं रखा गया। एक एक को निकाल के अलग रख दिया फिर दूसरी निकाली गई, मतलब वापिस नहीं रखी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों बॉल्स ब्लैक है, दोनों बॉल ब्लैक है। तो इसमें हम दो इवेंट ले लें, जैसे ई, ई किसको ले रहे हैं हम? ई ई बी द इवेंट। अब आप ये देखो, क्वेश्चन दोबारा सुनो। एक अर्न है जिसके अंदर 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स हैं।
10 अर्न और 5 वाइट ब्लैक बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, इनमें से 2 बॉल निकाली 1 बाई 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको फाइंड करना है कि वो दोनों बॉल्स ब्लैक है जो निकाली है, दोनों बॉल ही ब्लैक है। आप इसमें ये सपोज कर लो कि ई बी द इवेंट दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। जो पहली वाली बॉल निकाली वो ब्लैक है, उसको ई ले लिया हमने। ई फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। फिर हमने एफ ले लिया, सेकेंड बॉल इज ब्लैक, सेकेंड बॉल ड्रॉन। हमने 2 इवेंट ले ली, जब पहली बॉल निकाली और वो पहली वाली बॉल ब्लैक है, उसको हमने ई इवेंट ले लिया। दूसरी बॉल निकाली, सेकेंड बॉल, उसको हमने एफ ले लिया। दोनों ही बॉल ब्लैक होनी चाहिए। यानी ये क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है पी ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो यहां पर ई और एफ दोनों ब्लैक है, तो दोनों ही ब्लैक होनी चाहिए ना। तो दोनों ब्लैक का मतलब इंटरसेक्शन उनका, ये भी ब्लैक एंड ये भी ब्लैक। जो इंटरसेक्शन वो एंड का काम कर रहा है, ई एंड एफ, ये भी ब्लैक ये भी ब्लैक। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की। पहले हमने पहले हमने निकाली है ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई 15। टोटल बॉल 15, 15 में से एक बॉल निकालनी है, कितने केस बनेंगे 15 C1, टोटल 15 केस बनेंगे। 15 C1, 15 में से आपको कोई एक बॉल निकालनी है, तो टोटल केसेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 15 बनेगी। अब हमको चाहिए ब्लैक बॉल, ब्लैक निकालनी है, ब्लैक है 10, 10 में से एक निकालनी है। तो 10 में से एक निकालोगे तो कितनी हुई, कितने केस बने 10 C1 यानी 10। ये पहली वाली ब्लैक बॉल हो गई। अब हमने निकाली है दूसरी सेकंड बॉल, सेकंड बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए। अब ये जो फर्स्ट बॉल निकाली है, तो ये फर्स्ट बॉल निकाल के हमने इसको वापिस नहीं रखा बैग में, अलग रख दिया, इसको अलग रख दिया। इसका मतलब ब्लैक बॉल एक कम हो गई, 9 हो गई, और टोटल बॉल कितनी हो गई 14। तो अब आप किस में से निकालोगे 9 में से। तो बात मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये होगी 9/14। तो ये हुआ कैसे, ये यही तो लगा है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पीई। पी मतलब पीई का मतलब ये हो गया, पीई कितना हुआ 10/15। जो पीई है ये होगा 10/15। ई फर्स्ट बॉल का 10/15। अब दूसरी बॉल को पी एफ कहेंगे ना, तो उसको हम पी एफ नहीं कहेंगे, पी एफ बाई ई कहेंगे। क्यों, क्योंकि एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुकी है, यानी ई हमने पहली वाली बॉल तो निकल चुकी है ना, तो निकल चुकी है, तो उसको अब एफ, दूसरी बॉल ब्लैक होनी चाहिए, तो उसको अब हम पी एफ बाई ई कहेंगे। तो वो कितनी हुई 9/14। इसलिए अब ये फॉर्मूला आपका मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ बाई ई। दोनों वैल्यू इसमें डाल दोगे तो ये आ जाएगा, तब वो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट, समझ आ गई बात।
3/7 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 2 बॉल के लिए था। अगर सपोज करो 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल जितने भी हो, सब में यही रूल आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। Three cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled कार्ड। 52 कार्ड्स है, इनमें से हमने 3 कार्ड्स निकालने हैं। हैं? ये आवाज कम कैसे हो रखी इसमें? ये अभी देखना, इसमें आ रहा था साउंड वाला। अरे बच्चों आवाज आ रही है तुम्हें? ऑल गुड, ओके। देखो बेटा 52 कार्ड्स हैं, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। अब इन 52 कार्ड्स में हमने 3 कार्ड्स निकालने। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स? फर्स्ट 2 किंग और थर्ड कार्ड इज एस। थर्ड इज एस। 3 कार्ड हमने ड्रॉ करने। तो 3 कार्ड ड्रॉ करने 52 में से 2 किंग होने चाहिए, पहले 2 किंग होने चाहिए और बाद में एस होना चाहिए, बाद वाले को एस। तो इसको कैसे करेंगे? कैसे? पहला कार्ड किंग, तो सपोज कर लो जो पहला कार्ड है किंग है, उसको मैं क्या कह लेता हूं? ई कह देता हूं। ई ऐसे लिख के करना पड़ेगा। देखो अगर आपका कंपटीशन वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड में आ गया तो ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी आपको बोर्ड के लिए पूरा। कैसे? ई बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन बी किंग। कैसे लिखना पड़ेगा? ई किसको ले रहे हैं हम? ई बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड ड्रॉन बी किंग। ऐसी एफ, एफ किसको ले रहे हैं? एफ बी द इवेंट दैट द सेकेंड कार्ड ड्रॉन बी, ये ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर जी, इवेंट दैट द थर्ड कार्ड बी एस। थर्ड कार्ड भी एस, ये लिखना पड़ेगा आपको ई एफ जी सब्जेक्टिव के लिए। अगर आप बोर्ड में करोगे तो सब्जेक्टिव में ऐसा करके। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको करना है पी टी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये फाइंड करना है। तीनों कार्ड की प्रोबेबिलिटी, पहला किंग, दूसरा किंग, तीसरा एस। या आप इसे E1 E2 E3 भी ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ई एफ जी या E1 E2 E3। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? पहले हमने पहला कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट पहला कार्ड निकाल के अलग रख दिया। फिर दूसरा कार्ड निकाला हमने, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पी एफ। लेकिन पी एफ कब हुआ है? जब ई हो चुका है। तो आप इसको लिखोगे एफ बाई ई, एफ बाई ई। और फिर लिखोगे तीसरा पी जी, जी की प्रोबेबिलिटी कब? जब ई और एफ 2 कार्ड निकल चुके हैं। तो उसको लिखोगे आप, या तो ई एफ लिख दो या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी जी ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों का सेम मीनिंग है, इसका और इसका, इसका और इसका सेम मीनिंग। ऐसा भी लिखा होता है, ऐसा भी लिखा होता है। ई एफ लिखा है तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब देखो पीई
हमने एक कार्ड निकाला 52 में से और वो किंग है। टोटल किंग कितने होते हैं बेटा? टोटल किंग कितने होते हैं? 4। तो 4 में से एक निकाला ना आपने, तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 4C1। 4C1 अपॉन, और टोटल केस कितने हैं? 52 कार्ड है ना, 52 केस बनेंगे, 52C1, तो 4/52। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? फर्स्ट कार्ड इज किंग, पीई आ गया, पीई 4/52। अब दूसरा कार्ड निकाला, PF/E, पहला कार्ड निकल चुका है। टोटल कार्ड कितने बचेंगे? 51। 51 में से एक कार्ड निकाल दिया, और किंग कितने बचे? 3। 3/51। दो कार्ड निकल गए, थर्ड कार्ड निकालना है। थर्ड कार्ड कितना बचा? अब बचे हमारे पास दो कार्ड निकल के 50 कार्ड, 50 में से निकालना है 50, 1 आउट ऑफ 50, 50C1। और टोटल कितने हैं? एस निकालना है, एस, एसीज आर 4, 4C1, 4/50, ये आपका आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज और देखो, नहीं नहीं कर सकते सेट्स के फॉर्मूले से, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, इसको विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे। एक हमने कार्ड निकाला फिर अलग रख दिया, तो हर बार प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, चेंज हो जाएगी। कार्ड को हम निकाल रहे हैं तो उसका सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है ना हर बार। पहला कार्ड निकाला फिर दूसरा जो होगा तो दूसरे के लिए सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है। 52 कार्ड्स है हमारे पास, उनमें से एक कार्ड हमने ड्रॉ किया और वो स्पेड है। अगर मैं उसको ई ले लूं, 52 कार्ड्स में से ई क्या है? कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो इसका पी बताओ क्या आएगा? अगर एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया और वो स्पेड है तो क्या आएगा? पीई क्या आएगा? टोटल 52 कार्ड है। हाँ, तो 52 में से एक लिया, 52C1, स्पेड होते हैं 13, 13C1, तो ये 1/4। अब एक एफ है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एफ किसको लिया हमने? कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब पीएफ क्या होगा? नहीं, अब ये केस नहीं है ना कि हमने कार्ड इसमें से निकाल के वापिस रखा है, नहीं रखा। एक तो ये इवेंट है, ये तो ये अब ऐसा नहीं है कि कार्ड को निकाल के रख दिया है। जस्ट हमने अब यही पूछा है कि 52 कार्ड में से हमने कार्ड ड्रॉ किया वो एस, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो एस तो 4 होते हैं ना, 4/52। एस कितनी आ गई? 1/13 आ गई ना। ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या चीज, इसको क्या कहेंगे हम? ई क्या है? कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, दिस इज एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ? ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ? ई इंटरसेक्शन एफ हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ एस ऑफ स्पेड, कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड, यही तो हुआ। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने लगे, एस ऑफ स्पेड, स्पेड में कितने होते हैं? 1, 1 हो गया। और टोटल कितने हुए? 52, तो 1/52 हुआ। अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो यहां से अगर पी ई बाई एफ निकालना हो तो
E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। सॉल्व कर दिया इसको, तो ये हो गया PE इंटरसेक्शन F, PE बाई F इक्वल टू 1/4 आ गया। और 1/4 किसकी थी? प्रोबेबिलिटी PE की। तो यहां से जो चीज आई ना, ये क्या आई? PE बाई F इक्वल टू P। इससे क्या पता लगता है कि E का जो प्रोबेबिलिटी है, E का प्रोबेबिलिटी और PE बाई F का प्रोबेबिलिटी सेम है। इससे क्या पता लग रहा है कि E बाई F किसको कह रहे हैं हम? E बाई F इसको कह रहे हैं कि F हुआ फिर E हुआ, F के होने से E हुआ। F के होने पर पहले F हुई कोई इवेंट, तब E हुई उसका प्रोबेबिलिटी, और E अगर ऐसे ही हुई उसका प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F के होने से E की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। F के होने से E के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट होंगी ऐसी, उन्हें क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। यानी कि अगर अगर दो इवेंट हो रही हैं, एक इवेंट होने से दूसरी इवेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, F हुई तो E की प्रोबेबिलिटी सेम रह रही है, तो F का कोई फर्क तो नहीं हुआ ना E पे। तो यहाँ पे E और F जो इवेंट होंगी वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। अगर ऐसे ही सपोज करो ये हो जाता कि F ऐसा होता F बाई E, इसका मतलब क्या हुआ? पहले E हुई फिर F हुई, तो F की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो X आ रही है, और E से पहले ही अगर मान लो ओनली F हो रही है, वो भी X आ रही प्रोबेबिलिटी, तो दोनों सेम आ गई। तो यहाँ पे E और F जो हुई वो इंडिपेंडेंट हुई। E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बात क्लियर हो गई? तो यहां से आप देखो, ये जो पी एफ बाई ई है, ये किसके इक्वल हो गया? पी एफ के। ध्यान रहे कि इसमें ये जीरो ना हो, पी इज नॉट जीरो, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पी एफ इज नॉट जीरो। ये दोनों बातें याद रहे कि पी इज नॉट जीरो, पी एफ इज नॉट जीरो। पी ई पी ई इंटरसेक्शन है, ये किसके इक्वल होता है? पी ई पी एफ बाई ई। लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। तो यहां से पीई ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो एफ बाई ई किसके इक्वल होगा? एफ बाई ई पी एफ के इक्वल होगा। तो इसकी जगह मैं पी एफ लिख दूं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आ गया? पीई इंटू पी एफ। कंक्लूजन पे क्या पहुंचे कि अगर E and F are independent events, then PE intersection F equal to PE into PF.
जब हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना होगा दो इवेंट को, तो उनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर देंगे और इन दोनों को निकाल लेंगे, दोनों का इक्वल आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इक्वल नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। अगर 3 इवेंट है, ए सपोज करो ई एफ जी 3 इवेंट आ गई हैं, अगर तो 3 इवेंट्स में क्या करना होगा, थ्री इवेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। क्या करोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ, क्या ये पीई इंटू पी एफ होगा, पी ये पी एफ इंटू पी जी होना चाहिए एंड ये और EFG are 3 events and you want to prove that 3 events are independent. So then P intersection F should be equal to PE into PF, this equal to this equal to this and this equal to this. All 4 conditions should be satisfied. So then you can say 3 conditions EFG, 3 events EFG are independent. तब आप उनको इंडिपेंडेंट कहोगे 3 के लिए। अगर 2 ही है तो सिर्फ ये प्रूव करोगे।